हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर 5 जिसका नाम है भारत में विदेशी व्यापार का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जो 1990 का वर्ष था वो था विभाजन का वर्ष। उसे विभाजन का वर्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि 1990 के अंत तक व्यापार में जो वृद्धि हो रही थी, विदेशी व्यापार में जो वृद्धि हो रही थी, वो निराशाजनक थी। और ऐसा क्यों था? इसका मेन कारण क्या था? वो था आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। अब ये देखना है कि ये जो आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति है, ये क्या है? आखिर ये ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके कारण जो व्यापार में वृद्धि थी वो निराशाजनक हो रही थी? तो इसी आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति को अब हम देखते हैं। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का दूसरा जो नाम है वो है आयात प्रतिस्थापन रणनीति। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का मतलब क्या? आयात प्रतिस्थापन रणनीति। तो हम देखते हैं कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति होती क्या है क्या? तो आयात प्रतिस्थापन से अभिप्राय देश के भीतर उन वस्तुओं के उत्पादन से है जिनका आयात देश शेष विश्व से करता था या करता है। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? कि वो वस्तुएं, उन वस्तुओं का अपने देश में उत्पादन करना जिसको हम बाहर से मंगा रहे हैं, विदेशों से मंगा रहे हैं, उन वस्तुओं का अपने ही देश में उत्पादन करना क्या कहलाता है? आयात प्रतिस्थापन। यानी आयात का प्रतिस्थापन, जो आयात करने वाली वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं को मंगा रहे हैं, उनका प्रतिस्थापन, उनको मंगाने के बजाय अपने ही देश में उनको उनका उत्पादन करना, यही क्या कहलाता है? आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है। इस रणनीति का जो उद्देश्य था वो था आयातों को प्रतिबंधित करके विदेशी विनिमय की बचत करना। क्या हो रहा था कि जब हम बाहर से चीज़ें मंगा रहे थे, बाहर से वस्तुएं मंगा रहे थे, तो क्या हो रहा था? उसकी वजह से हमें अपना जो विदेशी विनिमय है, यानी विदेशी जो मुद्रा है, उसको खर्च करना पड़ रहा था। तो इसी को बचाने के लिए क्या किया सरकार ने? आयात प्रतिस्थापन रणनीति लाई कि अब हम उन वस्तु को अपने देश में ही बनाएंगे तो हमें खरीदना नहीं पड़ेगा और हमारा जो पैसा है, यानी जो विदेशी विनिमय है, वो नहीं जाएगा, उसकी हम बचत कर पाएंगे। ये था एक उद्देश्य। और विदेशी विनिमय का प्रयोग विकास संबंधी आयातों के लिए करना था। जैसे विकास संबंधी आयात होते क्या क्या है? विकास संबंधी आयात जैसे प्लांट हो गया या मशीनरी हो गई, ये सब क्या है? विकास संबंधी आयात है। क्योंकि जो प्लांट और मशीनें जो हैं, यही विकास करेंगी, ये वस्तुएं उत्पादन करेंगी, तभी तो देश में ये जब ज़्यादा होंगी तभी तो ये वस्तुएं उत्पादन करेंगी और देश विकास करेगा। तो ये जो विकास संबंधी आयात है, उनको विदेशी विनिमय द्वारा लाने की कोशिश थी, जो समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। परंतु तकनीक के अभाव अथवा निवेश की कमी के कारण इनका उत्पादन देश के भीतर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि हमारे पास निवेश की कमी है और तकनीक की कमी है। इसलिए हम प्लांट और मशीनरी को खुद अपने देश में नहीं बना सकते, इसका आयात प्रतिस्थापन नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसे खरीदना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी विदेशी विनिमय की। और विदेशी विनिमय बचाने के लिए क्या लाया गया है? आयात प्रतिस्थापन रणनीति लाई गई है या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति लाई गई है। यानी सीधा सिंपल कहूँ तो आयात प्रतिस्थापन रणनीति हमने इसलिए अपनाई क्योंकि हमें विदेशी विनिमय बचाना था, विदेशी पैसा बचाना था। और विदेशी पैसा क्यों बचाना था? क्योंकि हमें खरीदना था विकास संबंधी आयात, विकास संबंधी वस्तुएं, जैसे प्लांट हो गया या मशीन हो गई। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं खरीदेंगे, जब तक ये हमारे पास नहीं होगा, तब तक हम वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाएंगे और आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे या विकास हम नहीं कर पाएंगे सही से। इसीलिए आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति यानी आयात प्रतिस्थापन रणनीति अपनाई गई। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति या आयात प्रतिस्थापन रणनीति क्या है वो तो देख लिया, और ये भी देख लिया कि उसको क्यों लागू किया गया था, क्यों आंतरिक दृष्टि या आयात प्रतिस्थापन रणनीति लागू की गई थी। लेकिन अब ये देखते हैं कि जो आयात प्रतिस्थापन रणनीति है या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति है, उसका घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। कि हमने आयात प्रतिस्थापन तो किया, हमने उस वस्तु को अपने ही देश में बनाने लगे जो वस्तु हम बाहर से मंगा रहे हैं,
लेकिन उससे घरेलू उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा वो देखेंगे। सबसे पहले आयात प्रतिस्थापन रणनीति का या आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का अच्छा प्रभाव देख लेते हैं, गुड इम्पैक्ट देख लेते हैं कि अच्छे प्रभाव क्या पड़े घरेलू उद्योग पर। तो पहला जो अच्छा प्रभाव है वो है संरचनात्मक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ क्या हुआ, उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ। क्या हुआ कि पहले क्या था, पहले के अगर ऐसे ही देखें तो पहले क्या था, हरित क्रांति आई थी, यानी कृषि का विकास हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ, आयात प्रतिस्थापन रणनीति से क्या हुआ कि उद्योग का भी विकास हुआ। कैसे कि हरित क्रांति के बावजूद भी 1951 में औद्योगिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 12% रहा। ठीक है, जब हरित क्रांति था तब औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना था जीडीपी में, 12% था। और 1991 तक बढ़कर ये कितना हो गया, 25% हो गया, यानी सीधा दुगना हो गया। तो ये एक संरचनात्मक परिवर्तन था कि कृषि में तो विकास किया ही, लेकिन उसके साथ साथ उद्योग में भी विकास किया। तो ये एक संरचनात्मक परिवर्तन था औद्योगिक विकास का, जिसने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। दूसरा जो घरेलू उद्योग पर अच्छा प्रभाव था वो था औद्योगिक संवृद्धि की विविधता। क्या है कि सन 1950 से 90 की अवधि का आधुनिक उद्योग जो था वो कपड़े और पटसन के उद्योग तक ही सीमित नहीं रहा। अब क्या था, अब इसमें इंजीनियरिंग वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं की एक विशाल श्रेणी सम्मिलित हो गई थी। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास स्पष्ट दिखाई देने लगा और संरक्षण नीति के कारण ही घरेलू उद्योग अर्थव्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग स्थापित हो पाया। यदि इन उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आगे असुरक्षित छोड़ दिया जाता तो उस समय की दुर्बल भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जीवित न रह पाते। यानी कहने का मतलब ये कि उद्योग ने विकास तो किया, और विकास भी कैसे किया, अलग अलग प्रकार से किया। क्या था कि 1950 तक उद्योग सिर्फ कपड़े और पटसन में ही विकास कर रहा था या इसी का उत्पादन कर रहा था। लेकिन 1990 तक आते आते उद्योग ने किन वस्तुओं का उत्पादन करने लगा, उद्योग इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन करने लगा। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास होने लगा। जब वो इंजीनियरिंग वस्तुओं का उत्पादन करने लगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगा, तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास एक ही कारण से हुआ, वो थी संरक्षण नीति। अगर गवर्नमेंट संरक्षण नीति यानी आयात प्रतिस्थापन रणनीति नहीं अपनाती तो देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का कभी विकास ही नहीं होता। फिर तो क्या होता कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें किसी को भी खरीदनी रहती तो वो विदेशों से ही खरीदता, देश से नहीं खरीदता। इसीलिए संरक्षण नीति के कारण देश में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ने विकास किया। अगर इन इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को तभी छोड़ देते अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सामने, इंटरनेशनल विदेशी कंपनियों के सामने अगर इन्हें छोड़ देते, उनके कंपटीशन में इनको डाल देते, तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग देश में कभी भी विकसित नहीं हो पाता और ये कभी भी जीवित ही नहीं रहता। ये ऐसे नामो निशान ही मिट जाता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। इसलिए उद्योग ने विकास तो किया, वो भी अलग अलग प्रकार से, सिर्फ आयात प्रतिस्थापन रणनीति के कारण या संरक्षण नीति के कारण। तीसरा जो अच्छा प्रभाव था आयात प्रतिस्थापन का वो है निवेश के अवसर। क्या है कि छोटे पैमाने के उद्योग को संरक्षणता प्राप्त होने से उन लोगों को निवेश के नए अवसर मिले जिनके पास अधिक पूंजी नहीं थी। क्या था कि जो छोटे पैमाने के जो उद्योग थे उनको क्या दिया, गवर्नमेंट ने आयात प्रतिस्थापन नीति द्वारा संरक्षणता दी। ठीक है, संरक्षण दिया, तो इससे क्या हुआ, वो लोग भी निवेश करने के लिए सोचने लगे जिनके पास बहुत ही कम पूंजी थी निवेश के लिए। वो लोग भी सोचने लगे कि हाँ, हमें भी निवेश करना चाहिए। और इसका ये भी अर्थ है कि देश के अप्रकट संसाधनों, जैसे निवेश के लिए कम पूंजी, अप्रकट संसाधन यानी संसाधन तो हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे। लोगों के पास पैसा तो है लेकिन उन्हें लग रहा है कि ये निवेश के लिए बहुत कम है, इसलिए वो निवेश नहीं कर रहे हैं। वही अप्रकट संसाधन है, और यही अप्रकट संसाधन यानी उनके पास जो पैसा और वो निवेश नहीं कर रहे को अन्यथा व्यर्थ रहते थे। ये जो पैसे थे उन लोगों के पास जो वो निवेश करना चाहते थे लेकिन उनके पास कम पैसा था, ये चीज़ क्या हो रहा था, व्यर्थ हो रहा था निवेश के लिए। और निवेश के नए अवसरों का अर्थ है
स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न होना और इससे साम्य के साथ समृद्धि को भी बढ़ावा मिलता है। यानी सीधा सिंपल कहने का मतलब ये कि संरक्षण मिला तो लोगों को लगा कि हाँ, हमारे पास जो भी पैसा है हमें कम से कम उतने में तो निवेश करना चाहिए, उतने का तो निवेश करना चाहिए, और उन्होंने वो किया। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो ये जो छुपा हुआ जो पैसा है उनके पास, जो वो निवेश करना चाहते हैं और नहीं कर रहे हैं, वो कभी कर ही नहीं पाते, उसको वो क्या होता, व्यर्थ होता। इसलिए संरक्षणता की नीति ने या आयात प्रतिस्थापन की रणनीति ने निवेश के अवसरों को बढ़ाया। अब बात की जाए बुरे प्रभाव की आयात प्रतिस्थापन के रणनीति की, तो पहला बुरा प्रभाव है अकुशल सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास। क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र के संरक्षण ने अकुशल सार्वजनिक एकाधिकार को जन्म दिया। जब दूरसंचार पर लगभग 1990 तक सरकारी एकाधिकार था, तब लोगों को कई वर्षों तक फ़ोन के कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन आज के समय में हर बार निःशुल्क नए फ़ोन कनेक्शन लगवाने के लिए एसएमएस प्राप्त होते रहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है। कहने का सीधा सिंपल मतलब ये है कि आयात प्रतिस्थापन रणनीति तो मिला, विदेशों से जो भी कंपनियां थी उनसे रोक तो मिली देश के घरेलू उद्योग को, लेकिन क्या था कि जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसका क्या हुआ, उसका एकाधिकार हुआ, और एकाधिकार होने के कारण वो अकुशल रहा। उन्होंने कभी भी चेंज या बदलाव लाने की कोशिश नहीं की। और इसका सीधा सिंपल एग्जाम्पल दिया दूरसंचार का, टेलीफोन का, कि 1990 तक क्या था कि लोगों को फ़ोन का कनेक्शन लगवाने के लिए बहुत कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि हाँ, फ़ोन का कनेक्शन अब लग जाएगा लग जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे हर कोई कहता है सर कनेक्शन लगवा लो, या एसएमएस भेजता रहता है या फ़ोन करता रहता है, और वो भी फ्री में। तो ये सीधा सिंपल दिखाता है कि जो आयात प्रतिस्थापन की रणनीति थी उसने कैसे सार्वजनिक एकाधिकारों का विकास किया, वो भी अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा जो बुरा प्रभाव था वो था कि प्रतियोगिता के अभाव का अर्थ है आधुनिकीकरण का अभाव। यानी अगर बाजार में प्रतियोगिता नहीं रहेगी तो बेहतर मिलना मुश्किल है। सीधा सिंपल ये कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मॉडर्न चीज़ें, जो नई चीज़ें हैं, वो उभर कर नहीं मिलने वाली। उसको उदाहरण के ज़रिए समझते हैं कि भारत में क्या था कि कार की केवल दो मॉडल थी 1990 से पहले, एम्बेसडर और फ्लैट। यही दोनों कार की दो मॉडल का उत्पादन किया जाता था। और संरक्षण नीति के कारण घरेलू कार उद्योग ने खूब उन्नति की थी। क्या किया था कि जो घरेलू कार था, घरेलू यानी देश में जो कार निर्माता कंपनी थी वो क्या थी, कुछ ही गिनी चुनी थी, क्योंकि संरक्षण की नीति के कारण अब वही उस देश में वस्तुएं, वही उस देश में कार उत्पादित कर सकती थी। इसलिए क्या हुआ कि उन्हीं की कार उस देश के लोग खरीदते थे। तो इससे क्या हुआ, इन कार के उद्योगों ने खूब उन्नति की। लेकिन लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त होने के कारण घरेलू उत्पादकों ने उत्पाद को आधुनिक बनाने या बदलाव लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। यानी कहने का मतलब ये कि इन लोगों को तो पता ही था कि हाँ, संरक्षण की नीति है, संरक्षण की नीति है, लोग खरीदेंगे नहीं दूसरी कार, लोग हमारे ही कार खरीदेंगे, क्योंकि विदेशी कंपनी यहाँ पे आके तो बेच सकती है नहीं अपनी कार। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कभी भी अपने कार में कुछ भी नया फीचर ऐड करने की या कार में बदलाव लाने की कभी भी नहीं सोची। इसलिए जब संरक्षण की नीति को वापस ले लिया गया तब लोगों ने न केवल इनसे छुटकारा पाया और तो और इनको अस्वीकार भी कर दिया। यानी इन कारों को खरीदना लोगों ने बंद कर दिया जब संरक्षण की नीति हटाई गई। तो यानी कहने का सीधा सिंपल मतलब ये कि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो नई चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये कार का, कि क्या हुआ था, इन लोगों को, कार निर्माताओं को पता ही था कि हमारी वस्तु तो बिकनी है ही, क्योंकि हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, इसलिए हम कोई बदलाव लाएंगे नहीं कार में, कोई नया फीचर ऐड नहीं करेंगे कार में, क्योंकि हमारी कार आराम से बिकेगी। किसके कारण? संरक्षण नीति के कारण। इसीलिए इन्होंने कभी भी कार में चेंज लाने की कोशिश नहीं की
और लोगों को मजबूरन वो कार खरीदनी पड़ी। इसलिए जो आयात प्रतिस्थापन की रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव भी दिखाती है। तीसरा जो बुरा प्रभाव था वो था सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। क्या था कि 1980 से 50 की अवधि की विशेषता ये थी कि लोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के द्वारा हर काम तथा प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करना पसंद करते थे। क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ था 1950 के आसपास, तो क्या था कि जो जब तब उस समय लोग क्या थे, लोगों में देशभक्ति बहुत थी। लोग चाहते थे कि जो हमारा देश उत्पादन करे हम वही वस्तु खरीदेंगे, हम वही वस्तु पसंद करेंगे, हमें विदेशी वस्तु से अब कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को देख ही लिया था, एक प्राइवेट कंपनी को, विदेशी कंपनी को। इसलिए उनको क्या होता था, उनको देश की कंपनी, देश की वस्तुएं अधिक पसंद आती थी देश के लोगों को। इतना ही नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा निजी उद्यमियों के निवेश के अवसरों को भी निगलने लगे। ये बात तब समझ में आती है कि जब अर्थव्यवस्था में मुख्य वस्तु सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन हो, लेकिन डबल रोटी या जूते सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरण उत्पादित करें और ये किसी के समझ के बाहर है। इसका अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार है। यानी कहने का सीधा मतलब ये कि अब लोगों को गवर्नमेंट द्वारा यानी सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बनाई गई डबल रोटी पसंद आती थी कि नहीं, हम देश में बना हुआ, देश का जो सार्वजनिक यानी सरकार ने जो डबल रोटी बनाई है हम वही खाएंगे। अगर कोई भी निजी कंपनी या निजी आदमी उस डबल रोटी को बना रहा है तो हम उसे नहीं खाएंगे। लोगों में एक ऐसी भावना बनी हुई थी, इसीलिए वो क्या करते थे, सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वस्तुएं बनाई हुई खरीदते थे। तो इससे क्या हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र ने निजी क्षेत्र के निवेशकों का अवसर जो था वो निगल लिया, या उनके जो अवसर हैं उनसे छीन लिए। इसीलिए जब लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र की बनी हुई वस्तुएं पसंद आने लगी तो उन्होंने निजी क्षेत्र की वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया, जिससे निजी क्षेत्र का जो विकास है वो बहुत ही कम हुआ और सार्वजनिक क्षेत्र का विकास यानी विस्तार बहुत अधिक हुआ। चौथा जो बुरा प्रभाव था आयात प्रतिस्थापन की रणनीति का, वो था आर्थिक रूप से अव्यवहार्य सरकारी उद्यम, एक राजनीतिक व्यवस्था। क्या है कि जो उद्यम आर्थिक रूप से होते हैं उन्हें उद्यमी बंद कर देते हैं। यानी जो उद्यम आर्थिक रूप से निजी जो उद्यम होते हैं या उनमें कोई हानि होती है, कुछ भी होता है, तो क्या कर देते हैं उद्यमी यानी बिजनेसमैन जो है वो क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है, कंपनी बंद कर देता है अगर ज़्यादा घाटा वाटा होता है तो। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ऐसा नहीं है, सार्वजनिक उद्योगों के साथ ऐसा नहीं है। सार्वजनिक उद्योग में अगर हानि हुई तो हानि उठाना तथा अव्यवहार उद्यमों को चलाते रहना एक राजनीतिक मजबूरी है। क्या है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में कोई बड़ी हानि हुई तो क्या होगा कि उस हानि को उठाना पड़ेगा। आप उस कंपनी को, उस सरकार सार्वजनिक उद्यम को, सरकारी फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते। ये एक राजनीतिक मजबूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक उद्यमों को बंद करने के विरोध में कुछ श्रम संघ और राजनीतिज्ञों ने रोजगार के छिन जाने तथा सामाजिक अन्याय आदि मुद्दा बनाकर राजनीतिक बहाने बनाते हैं ताकि ये जो सार्वजनिक यानी सरकारी फैक्ट्री है वो बंद ना हो। वो क्या अड़ंगे डालते हैं, क्या रोड अटकाते हैं कि अगर सरकारी फैक्ट्री बंद हो गई तो रोजगार छिन जाएगा, ये होगा वो होगा। बहुत सारे मुद्दे बनाकर कैसे भी करके सार्वजनिक उद्यमों को चलवाते रहते हैं, भले ही सार्वजनिक उद्यम हानि उठा रहा हो या कुछ भी। एक सार्वजनिक उद्योगों को चलाते रहना ये एक राजनीतिक व्यवस्था है, जो आयात प्रतिस्थापन का एक बुरा प्रभाव था।